हेलो माय फ्रेंड्स। तो कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं कि बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, शानदार होंगे। तो यस, माय नेम इज ऋतिक कुमार एंड माय ब्यूटीफुल एंड क्यूट सा चैनल पार्थ फिजिक्स पर आपका स्वागत करते हैं। तो जो भी इस चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक जरूर से जरूर शेयर करें। पिछले वीडियो में हम लोग बात कर रहे थे परावर्तन के नियम के बारे में। आज का जो लेक्चर होने वाला है प्रकाश के परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लेक्चर नंबर 4, 10th फिजिक्स, चैप्टर नंबर 1। इससे पहले 3 लेक्चर डाल दिया गया है यूट्यूब पे। अगर आप वो तीनों लेक्चर नहीं देखे हैं तो कृपया आप उस तीनों लेक्चर को अवश्य देखें, वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जो पिछले वीडियो में जहां से छोड़े थे आज हम लोग वहीं से स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए ध्यान से सुनिएगा। हम लोगों ने पिछले वीडियो में इस बात का डिस्कशन किया था कि प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। वो एक नियम है, कानून है, जहां भी प्रकाश का परावर्तन होगा वो दोनों नियम अप्लाई होगा ही होगा। तो आइए उससे रिलेटेड देखिए, बच्चे क्या है ना कि बच्चे उस नियम को तो पढ़ लेते हैं, अच्छे से पढ़ लेते हैं। 2 नियम है, दोनों को याद कर लेते हैं अच्छे से, लेकिन उस पर क्वेश्चंस आते हैं तो बच्चे घबरा जाते हैं। तो आइए इस वीडियो में हम लोग उस डर को खत्म करेंगे और आपके अंदर जो भी डर होगा उस दोनों नियम से रिलेटेड उस डर को सबसे पहले खत्म किया जाए और यहां पे हम आपको बहुत बढ़िया से बताने वाले हैं। तो चलिए ज्यादा देर करते नहीं है और स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो चलिए ध्यान सुनिएगा। परावर्तन के 2 नियम हमने आपको पढ़ा है। पहला पढ़ाया था कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर का अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है, कोप्लेनर होता है। कोप्लेनर का मतलब यानी कि एक ही तल का मतलब आपको हम समझा चुके हैं कि एक ही तल का मतलब क्या होता है। जैसे एक आपको बहुत बढ़िया तरीके से बताया था। कोप्लेनर का मतलब होता है कि ये कोई प्लेन है, ये कोई समतल है। जरा गौर से सुनिएगा। तो जो परावर्तन की घटना अगर इस समतल में होगी तो आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु का ऊपर डाला गया अभिलंब तीनों इसी तल में ही होगा। लाइक अगर ये कोई दर्पण है, कोई परावर्तक सतह है और इसमें अगर कोई किरण ऐसे आपतित हुआ है तो ये किरण इसी तल में परावर्तित होगा और ये जो परपेंडिकुलर जो लंब बनाए है ये भी उसी तल में। ये तो था आपका रूल नंबर 1। रूल नंबर 2 सबसे इंपॉर्टेंट है और एग्जामिनेशन में यहीं से सवाल पूछा जाता है। रूल नंबर 2 कहता है कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, यानी कि आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में क्या होता है? बराबर होता है। देखिए ये कहने में, देखने में बहुत इजी सा लगता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है। जरा एक हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे और देखिएगा ऐसे क्वेश्चन में बच्चे अक्सर गलती करते हैं। क्वेश्चन क्या है कि ये कोई एक समतल है जो कि बिल्कुल प्लेन है। क्या है? एक समतल है जो क्या है? बिल्कुल स्मूथ, बिल्कुल प्लेन है। और क्वेश्चन कहता है कि अगर इस समतल पर कोई किरण 60 डिग्री का कोण बना करके आपतित हुई, अगर कोई किरण 60 डिग्री के कोण से आपतित हुई तो हमको बताइए कि एंगल आर का वैल्यू क्या होगा, यानी कि परावर्तन कोण का मान क्या होगा। देखिए आप जल्दीबाजी में करिएगा तो आप डायरेक्ट देखिएगा कि अरे यहां पे 60 डिग्री दिया हुआ है, यानी कि आपतन कोण का मान 60 डिग्री है तो परावर्तन का दूसरा नियम क्या कहता है? एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, और एंगल आई का मान 60 डिग्री है तो एंगल आर भी 60 डिग्री हो जाएगा। अगर हड़बड़ी में जा रहे हैं तो भाई साहब ये आपका आंसर गलत है। तो सही आंसर क्या है? जरा आइए बात करते हैं। क्वेश्चन हमसे कहा है ना कि कोई किरण समतल के साथ 60 डिग्री का कोण बना करके आपतित हो रहा है। किसके साथ?
समतल के साथ। यहीं पे बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। वो क्वेश्चन चिख चिख के आपसे बोल रहा है कि भाई मेरे ये जो 60 डिग्री है वो समतल के साथ है, जबकि आपतन कोण होता किसके साथ है? आपतन कोण होता है मेरे नन्हे मुन्ने भाई लोग, जो एंगल आई होता है वो अभिलंब और आपतित किरण के बीच वाला कोण होता है, ना कि समतल के द्वारा बनाया गया कोण होता है। देखिए इस क्वेश्चन का मतलब क्या है कि ये एक किरण आया है ऐसे, और वो समतल के साथ 60 डिग्री, यानी कि ये वाला एंगल 60 डिग्री है आपका। हम समझ जाते हैं ये वाला एंगल, जरा गौर कीजिएगा इस बात पे। हम समझ जाते हैं ये वाला एंगल, जबकि रियलिटी में क्या है कि ये एंगल आई है और हमसे क्वेश्चन में कहा है ये एंगल आपका 60 डिग्री है, ये वाला नहीं। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी। तो जितना एंगल ये वाला होगा ना, उतना एंगल ये होगा, ना कि इसके बराबर होगा। और आप जल्दबाजी में करते हैं कि 60 दिया हुआ है, यानी कि समतल से 60 डिग्री का कोण बना करके आपतित हुआ। जैसे ही आप आपतित नाम सुनते हैं, आपके मन में एकदम एक अलग ही प्रकार की अतरंगी विचार आती है, अरे 60 डिग्री का एंगल है, एंगल आई, इसका मतलब 60 डिग्री है। आपतित किरण का नाम सुने और आपको लगता है कि ये 60 डिग्री आपतित कोण है, जबकि रियलिटी ये है कि ये 60 डिग्री आपका आपतन कोण नहीं है। आपतन कोण कौन है? ये वाला। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको एंगल आई का मान अभी नहीं पता है। एंगल आई का मान अभी आपको पता ही नहीं है, मालूम ही नहीं है। तो आइए जरा इसको मालूम करते हैं। मालूम कीजिए। देखिए अगर ये लंब है तो इस समतल पे लंब है, और अगर समतल पे लंब है तो है पूरा का पूरा एंगल 90 डिग्री है। ये बात आपको समझ में आ रहा होगा। ये पूरा का पूरा एंगल कितना है? 90 डिग्री का है, और इसमें से ये वाला एंगल है आपका 60 डिग्री का। ये एंगल कितना का है? 60 डिग्री का। तो हम जरा बताइए ये एंगल मालूम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? मित्रों कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? अरे भाई मेरे कितने आसानी से कर सकते हैं। देखिए ये है आपका 60 डिग्री, ये पूरा 90 डिग्री है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? जरा गौर कीजिएगा। और नहीं समझ में आ रहा तो इसको मैथमेटिकली रूप से प्रूफ कीजिए। देखिए ध्यान से, इसका नाम दे दीजिए ए बी और इसका नाम दे दीजिए सी, यानी कि आपतित किरण आपका ए बी है, परावर्तित किरण बी सी है, और अभिलंब एन बी है। तो जरा बताइए हम, अच्छा इसका भी नाम कुछ लिख दीजिए पी एंड क्यू। चलिए तो यहां पे एंगल जरा बताइएगा हमको, पी बी एन इज इक्वल टू 90 डिग्री लिख दे। अरे हाँ कि नहीं? देखिए पी बी एन यही वाला तो एंगल है। अरे मित्रों है कि नहीं है? है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो अब गौर से सुनिएगा। अब पीबीएन को जरा ब्रेक कीजिए। पीबीएन की जगह पे ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? यानी एंगल पीबीए प्लस एंगल ए बी एन लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? अरे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इस पीबीएन की जगह पे जरा लिखिए एंगल पीबीए प्लस एंगल ए बी एन इज इक्वल टू एंगल पीबीएन। हाँ या ना? लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? एंगल पीबीए यानी ये वाला एंगल प्लस एंगल ए बी एन यानी कि ये वाला एंगल इज इक्वल टू एंगल पीबीएन यानी कि पीबीएन ये पूरा वाला एंगल। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? अब जरा देखिए पीबीए आपको मालूम है, पीबीए ये कितना एंगल है? वो 60 डिग्री का कोण है, प्लस एबीएन मालूम है कि नहीं है? एबीएन नहीं मालूम है, इसी को तो मालूम करना है। तो इस एंगल को मान लीजिए थीटा। इस एंगल को थीटा नहीं आई ही मानिए। ये एंगल कितना है? आई इज इक्वल टू एंगल पीबीएन। क्या मालूम है क्या? एंगल पीबीएन हाँ बिल्कुल मालूम है, कितना है? 90 डिग्री।
मित्रों मालूम है कि नहीं मालूम है? मेरे भाइयों एवं बहनों मालूम है कि नहीं मालूम है? चलिए ध्यान सुनिए। तो यहां से आप जरा बताइएगा, एंगल आई इज इक्वल टू ये 90 तो एज इट इज रहेगा और ये 60 डिग्री उधर जाएगा तो माइनस का 60 डिग्री। तो जरा मित्रों मेरे भाइयों जरा बताइए कि एंगल आई का मान कितना आया? 90 में से 60 जाएगा 30 डिग्री। हाँ कि नहीं? यानी कि आपका आपतन कोण कितना मिला हो? 30 डिग्री। जब आपको एंगल आई मिला 30 डिग्री तो एंगल आर कितना होगा? एंगल आर भी आपका होगा 30 डिग्री, ना कि 60 डिग्री। तो ये थोड़ी सी सावधानियां हैं जो कोई आपको बरतनी है, अदरवाइज आप अक्सर गलती करते हैं। अच्छा, यहां पे एक और इंपॉर्टेंट चीज है, एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जरा गौर से सुनिएगा। इंपॉर्टेंट क्या है? गौर से सुनिए। इंपॉर्टेंट इसी से रिलेटेड है, रूल नंबर 2 से। देखिए यहां पे बोलेंगे, आपको पता है अगर एंगल आई 0 डिग्री है तो एंगल आर भी कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। अब जरा इसको फिगर से समझते हैं कि क्या ये बात कहना क्या चाह रहा है। अच्छा, ये बात समझ में आया नहीं आया? मित्रों आया कि नहीं आया? अगर आया तो चलिए इसको हटाते और नई कहानी एंगल आई इज इक्वल टू 0 और एंगल आर इज इक्वल टू 0 की हम लोग बात करते हैं। चलिए ध्यान से सुनिएगा मित्रों, मेरे भाइयों एवं बहनों, मेरे गुड्डे एवं गुड़ियों, गौर से देख सुनिएगा। चलिए ध्यान सुनिए, हम बोल रहे हैं एंगल आई इज इक्वल टू 0 डिग्री। ये कोई एक प्लेन है, ये कोई एक क्या है? समतल सतह, जो कि परावर्तक सतह। अब सुनिएगा, अगर इस पे आपतन कोण 0 डिग्री हम आपतित करें, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है आपतन कोण 0 डिग्री, यानी कि क्या इस समतल से 0 डिग्री? अरे नहीं भाई, समतल से 0 डिग्री हमको नहीं चाहिए। किससे चाहिए? हमको चाहिए अभिलंब से 0 डिग्री, समतल से नहीं। तो अभिलंब बनाने के लिए चुपचाप, अभिलंब का मतलब क्या होता है? ये दर्पण पे बिल्कुल और बिल्कुल लंब होगा। ऐसे होगा नहीं होगा मित्रों? होगा कि नहीं होगा? होगा, बिल्कुल होगा। तो चलिए ध्यान से सुनिएगा, ये एंगल अब हमको चाहिए एंगल आई 0 डिग्री। तो अब एंगल आई का परिभाषा क्या कहता है? यानी आपतन कोण का परिभाषा क्या बोलता है? आपतित किरण और अभिलंब के बीच वाला जो एंगल बनता है, इसी एंगल को हम लोग आपतन कोण यानी कि एंगल आई बोलते हैं। अब सुनिए ध्यान से, एंगल आई का मान कितना है? हो 0 डिग्री। अगर एंगल आई का मान 0 डिग्री है तो क्या ये किरण एज इट इज इस लंब पे ही ऐसे आपतित हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा? भाइयों एवं बहनों जरा गौर से देखिए, क्या ये ऐसे ही आपतित हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा? बिल्कुल ऐसे ही तो हुआ होगा। अरे देखिए जरा गौर कीजिएगा, कहने का मतलब है एंगल का मतलब क्या है? देखिए ये एक L1 लाइन है और ये एक L2 लाइन है। इन दोनों रेखाओं के बीच जो झुकाव उत्पन्न होता है, जो यहाँ पे झुकाव पैदा होता है, वही झुकाव तो कोण कहलाता है, वही झुकाव तो एंगल कहलाता है। अब सुनिएगा, इस एंगल के मान को हमको घटाना है या बढ़ाना है। चलिए पहले इस एंगल, मान लीजिए ये एंगल थीटा है, इस थीटा एंगल के वैल्यू को हमको बढ़ाना है। तो कैसे बढ़ाएंगे? या तो हमारे पास इस एंगल को बढ़ाने का 2 तरीका, या तो हम L1 को L2 को फिक्स रखें और L1 जो है L2 को पहले फिक्स रखिए, L2 फिक्स, और ये जो L1 है इसको नीचे की तरफ बढ़ाइए। पहला काम क्या करना है? L2 को फिक्स रखिए और L1 को नीचे की तरफ बढ़ाइए, तो थीटा का मान इंक्रीज करेगा। पहला पॉइंट L2 फिक्स क्या हो जाएगा? फिक्स, और L1 क्या करेगा? मूव करेगा। वो भी क्या है? किधर? नीचे की तरफ। किधर? नीचे। तो जब नीचे मूव करेगा तो ये थीटा एंगल मान क्या होगा? इंक्रीज करेगा। जरा दूसरा पॉइंट की बात करते हैं। अगली बार L1 को फिक्स कर दीजिए। दूसरा पॉइंट क्या? दूसरा पॉइंट में आपको करना है L1 को अगली बार क्या कर देना? फिक्स। जैसे ही आपने L1 को फिक्स किया तो अब एंगल
एंगल सॉरी इस थीटा का वैल्यू बढ़ाना है तो हम करेंगे क्या, इस थीटा के वैल्यू को बढ़ाने के लिए चुपचाप मित्रों इस L2 को ऊपर की तरफ बढ़ाइए। जैसे ही इस L2 को ऊपर की तरफ बढ़ाएंगे तो ये क्या होगा, थीटा का मान क्या होगा, बढ़ेगा। यानी कि L2 का मान क्या करना है हमको मित्रों, L2 के मान को ऊपर की तरफ बढ़ाना है, मूव कराना है किधर, ऊपर। और जैसे ही आप इस L2 को ऊपर की तरफ मूव करेंगे इस थीटा का मान क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो ये तो होता है थीटा के मान को बढ़ाने का तरीका। अब इस थीटा के मान को डिक्रीज यानी घटाने का तरीका सिखाते हैं। यानी कि यहां पे थीटा दोनों जगह क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अब यहां पे हम बात कर रहे हैं थीटा को डिक्रीज करने का। तो थीटा को भी डिक्रीज करने का हमारे पास मित्रों दो तरीका है। भाइयों एवं बहनों, गुड्डा एवं गुडियों, जरा गौर से देखिएगा। इस थीटा को भी डिक्रीज करने के लिए हमारे पास दो तरीका। जस्ट वही, जब पहला तरीका L1 को फिक्स कर दीजिए, L1 को फिक्स कर दिए मित्रों, और हमको थीटा का मान डिक्रीज करना है। तो हम क्या करेंगे, L2 को नीचे की तरफ डाउन करेंगे। अरे हां कि नहीं, नीचे की तरफ डाउन करेंगे। तो नीचे की तरफ डाउन करेंगे तो थीटा का मान क्या होगा, थीटा का मान भी डिक्रीज करेगा। यानी कि हमें थीटा कैसा मिलेगा, डिक्रीज करते हुए। यानी L2 क्या होगा, मूव करेगा, वो भी किधर, नीचे। और एक और तरीका है थीटा को डिक्रीज करने का। यानी कि इसमें तो हमने L1 को फिक्स किया, अगला कंडीशन में L2 को फिक्स कर देते हैं। जब L2 को फिक्स करेंगे तो L1 को मूव कराएंगे। जरा L1 को मूव कराइए। L1 को किधर मूव कराएंगे, ऊपर की तरफ। यानी कि L1 अगर ऊपर मूव करेगा तो थीटा का मान क्या होगा मित्रों, घटेगा। तो यानी कि थीटा के मान घटाने का दो तरीका। यानी थीटा का मान ओवरऑल घटाने का या तो दोनों, देखिए तरीका वही है कि ये को फिक्स करिए, या दोनों को भी मूव करा सकते हैं। बस दोनों को अपोजिट डायरेक्शन में मूव करा दीजिए। कहने का मतलब है इसको इधर मूव करा दीजिए, इसको इधर मूव करा दीजिए। दोनों ऐसे घटेगा, ऐसे एक दूसरे के करीब आएगा तो ये एंगल घटेगा। अब जब एंगल हमको जीरो करना होगा तो हम जरा चलिए इस वाले से हम लोग एंगल को जीरो करते हैं। पहले नियम से L1 को फिक्स कर दे। क्या ये जो L2 है वो L1 के ऊपर चढ़ जाए, यानी कि L2 जो है वो L1 के ऊपर चढ़ जाए। तो यानी कि L1 ये, L2 ये, L1 ये, L2 ये, ऐसे आकर के ये दोनों, देखिए ये दोनों अंगुली के बीच में कुछ एंगल अभी क्रिएट हो रहा है। धीरे धीरे इस ऊपर वाली अंगुली को क्या करे, उसके ऊपर ओवरलैप करा दे। तो जैसे ये ओवरलैप हो जाएगा, इन दोनों के बीच एंगल कितना दिखाई दे रहा है, 0 डिग्री। कितना, 0 डिग्री। अरे हाँ कि नहीं, अरे हाँ कि नहीं। तो चलिए जरा गौर से सुनिएगा। यानी कि यहां पे एंगल I0 कब होगा, एंगल I0 तब होगा जब आपतित किरण दर्पण के सतह के बिल्कुल लंबवत आपतित हो। राइट, यानी कि ये है आपका दर्पण का परावर्तक सतह, और इस परावर्तक सतह के बिल्कुल लंबवत अगर कोई किरण आपतित हो जाए, यानी जो आपतन कोण का मान 0 होगा। कंडीशन कब, जब वो किरण इस सतह के साथ 90 डिग्री का कोण बनाए। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मजेदार बात है कि जब ये सतह के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगा तब I का मान 0 होगा। क्यों? क्योंकि वो सीधे ये जो अभिलंब है उस पे ओवरलैप कर जाएगी। जब दो किरणें एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाती है तो उन दोनों रेखाओं के बीच में एंगल कितना बनता है, 0 डिग्री। तो यहां पे एंगल I का मान कितना हो जाएगा, 0। तो जब मेरे मित्रों बताइएगा, जब एंगल I का मान 0 तो एंगल R का भी मान कितना, 0 डिग्री। तो जब एंगल R का मान 0 होगा तो यहां से ऐसे ही एज इट इज किरणें बाहर निकल जाएंगी। यानी यहां पे आपको एक चीज सीखने को मिला, वो ये
परावर्तक सतह हो, कोई भी, अगर सतह के लंबवत कोई किरण आपतित होगा, कितना डिग्री से, यानी सतह से अगर 90 डिग्री का कोण बनाकर आपतित हुआ, यानी कि एंगल आई का मान 0 है। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रहा होगा, ये कुछ कंडीशन है जो आपको समझ में आ रहा होगा। यानी कि जो किरण इस सतह के साथ 90 डिग्री का कोण पे आपतित होगा, उसका जो आपतन कोण का मान होगा वो कितना होगा, 0 डिग्री होगा। और जब आपतन कोण का मान 0 डिग्री तो परावर्तन कोण का मान 0 डिग्री। इसका मतलब जैसे आया है वैसे ही चला जाएगा। आया है ऐसे तो एज इट इज ऐसे, कहने का मतलब है ऐसे आपके समीप आ रहा है, तुरंत ऐसे घूम के ऐसे हम निकल जाएंगे। इसका मतलब ये है। तो ये वाला एक नोट पॉइंट अक्सर हमेशा आप याद रखिएगा। नोट पॉइंट ये है कि अगर आपतित किरण समतल के साथ 90 डिग्री का कोण बनाए, किसके साथ, समतल के साथ, समतल के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाए, तो एंगल आई कितना हो जाएगा, 0। और जब एंगल आई 0 तो एंगल आर भी 0। मतलब जैसा आया था वैसे ही वापस लौट जाएगा। और ये आगे हम लोग और प्रकार के, देखिए हम लोग 3 प्रकार के दर्पण को पढ़ने वाले हैं, और समतल, अवतल, उत्तल, आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो वहां चाहे वो समतल दर्पण हो, चाहे अवतल दर्पण हो, चाहे उत्तल दर्पण हो, ये बात तीनों दर्पण के लिए लागू होगा। चलिए, तो इसके बारे में इतना ही बताना था, और आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा हम लोग प्रतिबिंब वगैरह की भी बात कर लेते हैं कि प्रतिबिंब बनता कैसे है। सुनिएगा गौर से। यानी कि हम जो दर्पण के सामने खड़े होते हैं अपने घरों में, अपने घर में हम लोग सभी मिरर देखते हैं, मिरर में हमारा प्रतिबिंब बनता है। एज इट इज, जैसा हम होते हैं वैसा ही प्रतिबिंब भी होता है। तो उसी के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, प्रतिबिंब के बारे में। प्रतिबिंब को इंग्लिश में इमेज बोला जाता है। जरा गौर से सुनिएगा, प्रतिबिंब, इसको इंग्लिश में इमेज बोला जाता है। जरा आइए इसको समझते हैं ये क्या होता है। देखिए, आगे आप लोग के इसी में, यानी कि 10th फिजिक्स का ही दूसरा चैप्टर, यानी भौतिकी का चैप्टर नंबर जो 0.2 है, वो प्रकाश का अपवर्तन है, रिफ्रैक्शन। तो देखिए, रिफ्रैक्शन हो या रिफ्लेक्शन हो, अब रिफ्रैक्शन क्या है, यानी कि प्रकाश का परावर्तन क्या है, ये तो हम लोग वो जो चैप्टर पढ़ेंगे वहीं पे सीखेंगे कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है। फिलहाल थोड़ा सा बता दे कि जो प्रतिबिंब बनता है वो प्रकाश के परावर्तन से भी बनता है, परावर्तन से भी बनता है और अपवर्तन से भी बनता है। यानी कि चाहे प्रकाश का परावर्तन हो या अपवर्तन हो, प्रतिबिंब दोनों जगह बनता है। प्रतिबिंब कहने का मतलब क्या, जैसा आप है हूबहू आपका एक फोटो सामने बन जाए। अरे सब लोग फोटो खींचते हैं, खींच मेरी फोटो तू खींच, हाँ तो वही फोटो खींचिए, वही फोटो क्या है, प्रतिबिंब है। देखिएगा आपके गैलरी में इमेज भी लिखा होगा, इमेज मतलब प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब या तो प्रकाश का परावर्तन हो या फिर अपवर्तन हो तो प्रतिबिंब बनता है। अब सुनिएगा, तो हम लोग तो अभी पढ़ रहे हैं प्रकाश का परावर्तन ना, तो परावर्तन के बारे में ही पढ़ेंगे। अपवर्तन अगला चैप्टर है, तो अपवर्तन की कहानी हम लोग आगे सीखेंगे अगले चैप्टर में। फिलहाल अभी हम लोग बात करेंगे प्रकाश के परावर्तन के बारे में, परावर्तन से कैसे प्रतिबिंब बनता है। अब सुनिएगा जरा गौर से, प्रतिबिंब 2 प्रकार का होता है। प्रतिबिंब पहले बनता कैसे है उसको सीखते हैं, उसके बाद प्रतिबिंब के प्रकार को बताएंगे। देखिए, जब कोई किरण किसी सतह पर आपतित होती है तो वो परावर्तित होती है। देखिए, प्रतिबिंब बनाने के लिए आपके पास 2 परावर्तित किरणें होनी बहुत बहुत जरूरी है। एक परावर्तित
अपवर्तित किरण से हम प्रतिबिंब नहीं बना सकते। प्रतिबिंब बनाने के लिए आपके पास दो किरणों का होना बहुत जरूरी है। जैसे आप हमको देख रहे होंगे, इसका मतलब यह है कि हमारा प्रतिबिंब आपकी आंखों में बन रहा है, तभी आप हमको देख पा रहे हैं, राइट। तो वहां पे आपके आंख में प्रतिबिंब बन रहा है, तो वो आपके आंख में जो प्रतिबिंब बन रहा है वो अपवर्तन की घटना से बन रहा है। तो आप अपवर्तन की घटना हम लोग अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। फिलहाल चाहे परावर्तन हो चाहे अपवर्तन हो, चाहे परावर्तन का केस हो चाहे अपवर्तन का केस हो, दोनों केस में दो किरण का होना बहुत बहुत जरूरी है। परावर्तन के पश्चात जरा गौर से सुनिएगा, प्रतिबिंब कहां बनेगा। परावर्तन के पश्चात यानी परावर्तन होने के बाद अगर दो किरणें, परावर्तित किरणें, गौर से सुनिएगा, आपतित किरणें नहीं, कौन सी किरण, परावर्तित किरण, दो किरण किसी दर्पण पे आपतित हुई, किसी वस्तु से निकल के दो किरणें किसी दर्पण या किसी भी सतह पर आपतित हुई और वहां से वो परावर्तित हो गई। परावर्तन होने के बाद वो दोनों किरणें जिस बिंदु पर आकर के मिल जाएंगी वहीं पर उस वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। बात समझ में आया नहीं आया? परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वो दोनों किरणें आपस में आकर के मिल जाएंगी वहीं पर उस वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। यानी गौर से सुनिएगा, आप दर्पण के सामने खड़े होते हैं, आपका एक प्रतिबिंब बनता है, यानी कि जैसा आप है खड़े हैं वैसे ही आपका प्रतिबिंब भी सामने खड़ा नजर आता है, वो भी दर्पण में। आगे हम लोग सीखेंगे कि जो वो दर्पण होता है वो एक प्रकार का समतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है? समतल दर्पण। तो वहां पे जो प्रतिबिंब बन रहा है वो एक समतल दर्पण के द्वारा बन रहा है। और गौर से सुनिएगा, तो वहां भी जो प्रतिबिंब बन रहा है ना, आपकी हर एक बॉडी के हर एक पार्ट जिसका भी प्रतिबिंब बन रहा है वहां से दो किरणों का परावर्तन हो रहा है और वो दोनों किरणों का परावर्तन के बाद जिस बिंदु पे कट रहा है वहीं पर उसका प्रतिबिंब बन रहा है। अब देखिए, जैसे ये कोई सतह है, यहां से कोई किरण ऐसे आपतित हुआ, ऐसे, और परावर्तन के पश्चात ऐसे निकल गया। यहीं से कोई दूसरी किरण आया होगा जो कि ऐसे आपतित हुआ होगा, ऐसे, थोड़ा सा और बेंड करते, यानी कि ये जिस बिंदु जिस वस्तु से निकला है उसी वस्तु से एक ऊपर किरण आ रहा है ऐसे, तो परावर्तन के पश्चात ऐसे निकलेगा। अभी आपको दोनों समानांतर दिखाई दे रहा है, लेकिन दूर कहीं जाकर हो सकता है कि ये दोनों एक दूसरे को कहीं काट दे। देखिए, हम कटाने के लिए हल्का सा इन किरणों को बेंड किए हैं, बट रियलिटी यही है कि ये जहां पे दोनों किरणें परावर्तन के बाद कटेगी उस वस्तु का प्रतिबिंब, ये ऑब्जेक्ट था ए, तो उसका प्रतिबिंब यहां पे ए डैश बन गया, राइट। तो ऐसे ही प्रतिबिंब बनता है। अब जरा बात करते हैं, अब इस प्रतिबिंब को बनाने का तरीका हम लोग सीखेंगे आगे। फिलहाल प्रतिबिंब यही होता है। अब देखिए, प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है। पहला तो होता है वास्तविक प्रतिबिंब, और दूसरा होता है काल्पनिक प्रतिबिंब। काल्पनिक प्रतिबिंब, देखिए दुनिया भी दो प्रकार की है, एक रियल दुनिया होता है और एक काल्पनिक दुनिया, यानी कि एक वास्तविक दुनिया, एक काल्पनिक दुनिया। तो जो प्रतिबिंब वास्तविक दुनिया में बन जाए वो प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब, और जो प्रतिबिंब काल्पनिक दुनिया में। ये क्या बोल रहे हैं सर, यहां से तो कुछ समझे में नहीं आया। चलिए तो फिर समझाने की बात करते हैं। परावर्तन के बाद वो दो किरणें जिस बिंदु पर रियल में कटे, यानी कि वास्तव में कट जाए, वो दोनों किरणें वास्तव में कट जाए, उस बिंदु पर उस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। यानी कि वास्तविक प्रतिबिंब कहता क्या है कि परावर्तन के बाद वो जो दो किरणें परावर्तित होकर के निकले, वो दोनों किरणें जिस बिंदु पर वास्तव में कटे वहां पे उसका वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। और जहां पे ऐसा लगे कि यहां पे कटेगा, राइट। जैसे यहां पे गौर से सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा, ये कोई एक परावर्तक सतह है और ये कोई एक बिंदु है। जरा गौर से सुनिएगा,
यहां से एक एकदम लंबवत किरण आपतित कराइए। लंबवत है यानी किसके साथ? समतल के साथ लंबवत है, यानी कि एंगल आई का मान कितना है? 0 डिग्री। तो जब एंगल आई का मान 0 तो एंगल आर भी 0, यानी कि जैसे आया है वैसे ही निकल जाएगा। एक दूसरा किरण कहीं भी यहां से आपतित करा दीजिए, कहीं भी, और यहां पे एक आपतन बिंदु पर एक अभिलंब बनाइए। ये एंगल आई था, परिवर्तन के बाद ये ऐसे निकल गया। थोड़ा सा और इस एंगल को छोटा करते हैं, और ये जरा कुछ इस तरीके से निकला, और ये एंगल आपका था आर। जरा इसको परावर्तित किरण ये यहां से ऐसे निकलेगा, और ये परावर्तित किरण ऐसे मिलेगा। क्या ये संभव है कि ये दोनों किरणें वास्तव में कभी काटेगा? अरे हाँ कि नहीं? देखिए, ये परावर्तन के बाद एकदम स्ट्रेट निकल कर चला जा रहा है, हाई थोड़ा सा बेंड होकर के इधर निकलता जा रहा है। यानी देखिए, इन दोनों के बीच डिस्टेंस जैसे जैसे दूर जा रहा है बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है कि नहीं बढ़ते जा रहा है? तो जब इन दोनों के बीच डिस्टेंस बढ़ते जा रहा है, तो क्या ये संभव है कि ये दोनों कभी आपस में मिलेगा? आपस में तो ये कभी नहीं मिलेगा। तो क्या इस वस्तु का प्रतिबिंब नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा। जस्ट इमेजिन, अच्छा ये यहां पर दर्पण था, तो यहां से टकरा के तो ये किरण इधर आ गया, यहां ये किरण टकरा के इधर आ गया, यानी कि इसके पीछे तो जाने वाला नहीं है। तो आइए जरा, अब इसके पीछे नहीं जाएगा, यानी कि इसके पीछे वाला दुनिया हो गया काल्पनिक, यानी कि ये किरण इसके अंदर, अच्छा कांच के अंदर वाला दुनिया तो काल्पनिक ही होता है। तो अब क्या करिए, इसको पीछे ऐसे हल्का सा एक्सटेंड कर दीजिए। जैसे ही आप इसको पीछे बढ़ाएं और इसको पीछे बढ़ाएं, तो ऐसा प्रतीत होगा कि यहां पर ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रही है? काट रही है। तो इस वस्तु का प्रतिबिंब कहां बन गया? यहां पे बन गया। देखिए, डॉटेड लाइन से बना है। डॉटेड लाइन का मतलब ये है कि रियलिटी में ये किरणें